पढ़ लिया था। तो आवाज़ नहीं आ रही होगी अभी तक तो, और अब आ गई होगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एस यादव सिरोही सर कहाँ गुम हो गए? सर आ गए हैं और आप पहुँचे सभी। गुड इवनिंग सुमन जाट, पवन जाट गुड इवनिंग, कालू गुड इवनिंग, राजस्थान स्टूडेंट्स गुड इवनिंग, नमस्कार। सुनील राम राम, बनाजी राजपुताना राम राम, मनु गुड इवनिंग, मुकेश जी सर आ गए, हाँ बिल्कुल पहुंच गया हूं। गुड्डू शर्मा गुड इवनिंग, पूजा गुज्जर गुड इवनिंग, संजना गुड इवनिंग, नमस्कार। कमलेश मीणा राम राम, बबीता गुड इवनिंग, नरेश माली जय बाबा की भाई, ईश्वरलाल भील गुड इवनिंग, नमस्कार। अजय सिंह राठौड़ नमस्कार। तो भाई आप सभी का स्वागत करता हूं इस पाठशाला के अंदर। बेटा अंतिम जो अपनी कक्षा थी उसके अंदर अपन ने भारत के भूगोल से संबंधित 2 चैप्टर पढ़े हैं, भारत का परिचय और भारत के भौतिक प्रदेश। और आज हमारा जो टॉपिक है जलवायु, तो सभी जो एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर अभी तैयारी कर रहे हैं, पटवार, एसआई, रीट, एसएससी जीडी या एसएससी एमटीएस 10+2, इनकी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये अपनी क्लास बेस्ट होने वाली है। हर एक चीज़ आपको सिखाएंगे यहाँ पर। तो सभी जुड़े फटाफट और शेयर ज़रूर करें, जितना आप इसको शेयर कर सकते हैं उतना करें। आवाज़ आ गई बिल्कुल। गुड इवनिंग, नमस्कार सूरज, सुमन जाट जल्दी करो सर जी, बिल्कुल। सुमन वर्मा गुड इवनिंग, सांवला गुज्जर राम राम भाई, परवीन सैनी गुड इवनिंग, नमस्कार। तो सभी का स्वागत, अभिनंदन। और बेटा शुरू करते हैं देरी ना करते हुए हमारी कक्षा को। तो देखें आज सबसे पहले क्या आने वाला आपके सामने, कैसे सवाल होंगे। सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है। सफलता सिर्फ किसकी दीवानी होती है? मेहनत की दीवानी होती है। कौन? सफलता। सफलता जो होती है वो केवल और केवल किसकी दीवानी होती है? मेहनत की दीवानी होती है। सफलता कभी किसी की शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती। सफलता हमेशा कदम चूमती है आपकी मेहनत देखकर। तो आप देखो आप कितनी मेहनत कर रहे हैं अभी वर्तमान में, और आपके अध्यापक जो सभी लगे हुए हैं सुबह से शाम तक आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, भूगोल अब आ रहा है, और शाम को फिर इनामी प्रतियोगिता। तो देखो कितनी मेहनत आपके अध्यापक जो है आप लोगों के लिए कर रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। तो आपका बेटा दायित्व ये बनता है कि हम अपनी इस मेहनत को सफल बनाएं। ठीक है, तो अपने को केवल क्या करनी है? मेहनत करके आगे बढ़ना है। देखो सबसे बहुत अच्छी बात लिखी है कि सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है। सफलता कभी किसी की शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती। सफलता हमेशा उन लोगों के कदम चूमती है जो मेहनत करते हैं। ठीक है, लीलेश चौधरी हाय, नमस्कार भाई लीलेश, स्वागत है आपका। चलो बेटा बढ़ते हैं। आज की कक्षा का पहला सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है। एक एक सवाल पर अपन आराम से बात करेंगे। ठीक है, जल्दीबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको साथ साथ लिख भी सकते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट उसका ले सकते हैं, या लास्ट में आपको उसकी पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है, इस हर वीडियो के लिंक के अंदर पीडीएफ जो है उस, या टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक आएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, या आपको जो ग्रुप्स हैं आपके वहां पर भी आपको शेयर कर दिया जाएगा, टेलीग्राम के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर। तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे जितने भी लेक्चर आज सुबह से शाम तक जो बने हैं सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। गुड इवनिंग दीपिका सोनी, नमस्कार, स्वागत है भैया आपका भी। तो बेटा पहला सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है, रखा है मैंने। क्या सवाल है देखो ध्यान से समझो इसको। सवाल है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? स्थापना पूछ रहा है। स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहां था, ये आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं। महेश साईं, नमस्कार, स्वागत है भैया आपका भी महेश। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है वो शेयर जरूर करें भाई। कविता ने यहां सबसे पहले आंसर दिया है, बता रही हैं ए। संजना गुज्जर ए बता रही हैं, बबीता ए बता रही हैं, संतोष ए बता रही हैं, सुमन वर्मा ए बता रही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो देखो 1875 के अंदर बिल्कुल सही है आपका आंसर। 1875 में इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय वो कहां था भाई? तो बेटा वो था आपका कोलकाता में, कोलकाता। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है इसकी स्थापना 1875 के अंदर की गई थी। कहां पर? कोलकाता में इसका मुख्यालय बनाया गया था। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया, सभी विद्यार्थियों के ए आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो उसके बाद क्या हुआ? 1905 के अंदर, 1905 के अंदर इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता से चला गया शिमला। कहां चला गया? शिमला। ठीक है, और 1928 में जो मुख्यालय है वो शिमला से चला गया कहां पर? पुणे। कहां चला गया? पुणे। पुणे किस में आता है? महाराष्ट्र में। और 1944 के अंदर जो मुख्यालय है वो पुणे से चला गया कहां पर? नई दिल्ली। ठीक है बेटा, तो वर्तमान में आपका ये जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है 1944 से? तो यह है आपके कहां पर? नई दिल्ली में। ठीक है, देखो ये बहुत गहराई की बात यहां पर हो गई। अगर जनरली आपसे पूछेगा तो दो बातें होंगी, एक तो 1875 की, इसको याद रखना है, और एक 1944, इसको याद रखना है। ठीक है, कैसे हो सकता है सवाल कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहां था? तो स्थापना के समय मुख्यालय कहां है? कोलकाता में। और वर्तमान में कहां है? तो वर्तमान में इसका मुख्यालय है कहां पर? नई दिल्ली में। और कब से है नई दिल्ली में? तो 1944 से। ठीक है, क्या हुआ? 1875 में मुख्यालय कोलकाता में बना, उसके बाद 1905 में मुख्यालय चला गया कहां पर? शिमला, और 1928 में शिमला से आ गया पुणे, और 1944 में पुणे से चला गया कहां पर? नई दिल्ली। इस प्रकार से वर्तमान में आपके भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है उसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है बेटा, ये अपनी क्लास का आज पहला सवाल था। अब इससे आगे अपन बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे? किसने कहा, मतलब किसी व्यक्ति का नाम पूछ रहा है, किसने कहा कि विश्व की समस्त प्रकार की, किसकी बात हो रही है यहां पर? विश्व की बात हो रही है कि विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु, विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। यह किसने कहा? तो आप लोगों को बताना है किसने कहा। वर्तमान में नई दिल्ली, बहुत बढ़िया। नशा मेहनत का करो ताकि हमारी सक्सेस वाली लगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो बताएं भाई, अच्छी लाइन लिखी है दीपिका सोनी ने आप लोगों के लिए। तो सवाल सेकंड नंबर आप लोगों के सामने रख दिया गया है और इसका आंसर अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। सवाल है कि किसने कहा समस्त विश्व की जो जलवायु है, समस्त प्रकार की विश्व के अंदर जो जलवायु पाई जाती है वो आपके भारत में पाई जाती है। ये किसने कहा? ऑप्शन आपके गिलबर्ट वाकर, मार्सडेन, हिप्पेलस और अल मसूदी। किसने कहा? तो आराम से आप इसका सोच समझ कर आंसर दे, गलत होना नहीं चाहिए। निर्मा गुड इवनिंग, स्वागत है बेटा आपका। बबीता बता रही हैं डी, अल मसूदी। और उसके बाद संजना बता रही हैं ए, मनु बता रही हैं डी, कमलेश मीना डी बता रहे हैं, धर्मराज डी बता रहे हैं, संतोष ए बता रही हैं, राजस्थान स्टूडेंट्स डी बता रहे हैं। इसका मतलब बेटा यह है कि आपने सवाल जो है उसको या तो सही प्रकार से समझा नहीं या फिर आपको ये आता नहीं। दो बातें हैं। चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आप यहां देखें, इस सवाल का आंसर आपको बता रहा हूं क्या है। पहले बात करते हैं गिलबर्ट वाकर को लेकर। किसको? गिलबर्ट वाकर। ये क्या है? गिलबर्ट वाकर कौन थे? भारतीय मौसम विभाग के, भारतीय मौसम विभाग के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं गिलबर्ट वाकर। भारतीय मौसम विज्ञान का पहला अध्यक्ष कौन बना? गिलबर्ट वाकर बना। तो यह सवाल गिलबर्ट वाकर के लिए याद रखना। रीट वाले विद्यार्थी यह भी याद रखना कि गिलबर्ट वाकर ने अल नीनो ला नीनो सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया? अल नीनो ला नीनो
अल नीनो व ला नीनो सिद्धांत कौन देता है? गिलबर्ट वाकर देता है। इसके अलावा और क्या करता है गिलबर्ट वाकर? इसके अलावा गिलबर्ट वाकर जो है वो एनसा घटना का प्रतिपादन करता है, एनसा घटना के बारे में बताता है, ठीक है। और यही वो आदमी है जो दक्षिण दोलन की बात करता है मौसम को लेकर, मानसून को लेकर। तो बेटा बहुत सरल बात है, जिसने नहीं पढ़ा उसको समझने की आवश्यकता है। क्या है कि गिलबर्ट वाकर जो हैं उन्होंने अल नीनो ला नीनो सिद्धांत दिया और एनसा घटना का प्रतिपादन किया और दक्षिण दोलन का प्रतिपादन किया। ये सभी शब्द मौसम से संबंधित हैं, ये सभी शब्द ऋतु से संबंधित है। आपकी वर्षा ऋतु संबंधित कि वर्षा ऋतु में कब मानसून देरी से आता है, क्यों आता है, तो वहां पर एक विचारधारा चलती है किसकी? गिलबर्ट वाकर की। आगे मैं इस पर सारी बात करूंगा, यहां अपना जो सवाल है उस पर बात करते हैं। तो इसने क्या किया था वो आपको अभी तक मैंने बताया इस सवाल के अंदर। और ये है आपके मार्सडेन। कौन है? मार्सडेन। यही वो आदमी है जो ये कहता है, क्या कहता है कि विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत के अंदर पाई जाती है। ये किसने कहा? तो ये कहता है कौन? मार्सडेन। याद कर लेना कौन कह रहा है? मार्सडेन। और यही आपके सवाल का क्या है बेटा? आंसर है उत्तर ऑप्शन बी। तो कुछ एक विद्यार्थी अब आए हैं जैसे संजना गुजर, सुमन वर्मा, जो भी आंसर दे रही हैं। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। आगे समझें अगली बात को, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। बात करें हिप्पेलस की। किसकी बात करें? हिप्पेलस। तो हिप्पेलस को लेकर आपको क्या याद रखना है? सर्वप्रथम मानसून शब्द का प्रयोग, मानसून शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, किसने किया? तो बेटा आपका उत्तर उस सवाल का होगा हिप्पेलस, ठीक है, याद रखेंगे। तो सबसे पहले मानसून शब्द की खोज या मानसून शब्द की व्याख्या कौन करता है? तो इसका नाम है हिप्पेलस। और मैं बात करूं किसकी? अल मसूदी की। तो अल मसूदी को लेकर आपको क्या याद रखना है बेटा? ये याद रखो कि सर्वप्रथम भारतीय मानसून की व्याख्या किसके द्वारा की गई? तो सर्वप्रथम भारतीय मानसून की व्याख्या किसने की? ये सवाल आपसे पूछे कभी भी परीक्षा के अंदर, तो बेटा आपका वहां पर उत्तर जो है वो होना चाहिए अल मसूदी। क्या होना चाहिए? अल मसूदी। जो ऑप्शन डी आपको दिख रहा है यही इसका आंसर है, ठीक है। तो अपने इस सवाल का उत्तर जो है वो तो क्या हो गया है? मार्सडेन। कि किसने कहा समस्त प्रकार की जलवायु भारत के अंदर पाई जाती है, तो वो आपके रहेंगे मार्सडेन। मानसून शब्द का प्रयोग हिप्पेलस। बहुत बढ़िया संजना बेटा, धन्यवाद आपको, बहुत बढ़िया, अच्छा ज्ञान आपको। देखें अगला सवाल, अपने अगले सवाल पर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। समझे बात? और ये सवाल वैसे बहुत बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए आपके सामने रखा गया है। क्या सवाल है समझो, इसको पढ़ो आराम से। सवाल है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार के किस मंत्रालय का नाम यहां पूछ रहा है, किस मंत्रालय के अधीन मौसम पूर्वानुमान, मौसम का पहले से अनुमान लगाना कि कल आंधी आएगी नहीं आएगी, कल अधिकतम तापमान कितना होगा, वायुदाब कैसा होगा, इन सब चीजों के बारे में, तो उसको बोलते हैं मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विज्ञान प्रेक्षण तथा भूकंप विज्ञान संबंधी कार्य करने वाली प्रमुख एजेंसी का नाम आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास है जलवायु मंत्रालय, मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और उपरोक्त कोई नहीं। तो बताएं इसका उत्तर क्या होगा? मानसून की व्याख्या अल मसूदी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो आंसर आया यहां पर, बनाजी ने आंसर दिया बी, धर्मराज भी बता रहे हैं, संतोष भी बता रही हैं, सूरज भी बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, केवल आंसर फटाफट दिया है। दीपिका ए बता रही हैं, शिवराज भी बता रहे हैं, सुनील भी बता रहे हैं, कमलेश, मीणा भी बता रहे हैं, महेश साई भी बता रहे हैं, बबीता भी बता रही हैं। ना भाई, इसका मतलब आपको ये सवाल जो है वो याद नहीं है, आपने पहले नहीं पढ़ा इसको। कविता भी बता रही है, संजना, लगभग विद्यार्थी जो हैं वो भी ही आंसर दे रहे हैं। कोई बात नहीं, ध्यान दे भाई। देखो बहुत सवाल पढ़ने में जरूर बड़ा लग रहा है लेकिन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखेंगे आप। देखो इसमें क्या याद रखना है, क्या चीज अपने को पकड़नी है? अपने को ये पकड़ना है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
भारत सरकार के द्वारा किस मंत्रालय के अधीन ये काम किए जाते हैं? क्या क्या? एक तो मौसम का पूर्वानुमान, एक मौसम विज्ञान परीक्षण और एक भूकंप विज्ञान संबंधी कार्य। ठीक है, ये 3 काम किस मंत्रालय के अधीन होते हैं? तो बेटा आपका सवाल वहां पर आंसर होना चाहिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। क्या आंसर होना चाहिए? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। धर्मपाल डीपी यादव, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। धर्मपाल ने बिल्कुल सही आंसर दिया। उसके बाद निर्मा बनाजी राजपूताना, सुमन जाट, बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद। तो आपने बिल्कुल यहां सही आंसर का चयन किया है, सी, कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है उसके अधीन ये सारे काम किए जाते हैं। भूकंप विज्ञान संबंधी कार्य, मौसम का पूर्वानुमान और मौसम विज्ञान परीक्षण। ठीक है बेटा, तो ये आपका आज की कक्षा का कौन सा सवाल है? तीसरा, याद कर लेंगे, सवाल इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें, सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है। कविता, सॉरी सर, कोई बात नहीं बेटा, अगर गलती होगी तो ही हम उसको सीख पाएंगे। इंसान से अगर गलती नहीं होती है तो वो उसको सीख नहीं पाता है। मुझे भी यही लगा, तो यही बताना चाहिए था। SS यादव सिरोही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो आगे सवाल देखो। सवाल है कि सामान्यतः धरातल से कितने मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी आती है? बहुत सरल सवाल है और इसका आंसर गलत नहीं आना चाहिए। सुमन जाट बी बता रही हैं, बहुत बढ़िया। अंतराम गुज्जर बी, महेश साई, SS यादव, राजस्थान स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, सभी ने बी आंसर दिया है। बनाजी राजपूताना, धर्मराज, बहुत बढ़िया। सुमन वर्मा, क्या बात, धन्यवाद, बिल्कुल सही उत्तर का चयन। सांवला गुज्जर 165 मीटर, बहुत बढ़िया। संजना, नरेश, बबीता ईश्वरलाल भील, बनाजी राजपूताना, दीपिका सोनी, मनु, कविता, सुनील, सूरज, बनाजी राजपूताना, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद बेटा। बिल्कुल सही उत्तर का आपने चयन किया। यहाँ पर भी 165 मीटर, किसी ने भी जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि ऑप्शन 2 है 165 मीटर के, एक 165 फीट है और एक 165 मीटर है। कई बार हम आगे क्या लिखा है इसको तो पढ़ते ही नहीं है, 165 दिखता है, बस क्या दिखता है? 165। देखो कईयों ने आंसर दिया भी होगा, शायद ए कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ठीक है, देखो उसको, तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा? 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी आती है। ठीक है, तो अपने सवाल का जो आंसर है वो क्या होगा? 165 मीटर। समझे इस बात को? जैसे मान लो बेटा ये आपका धरातल है, धरातल की जगह एक शब्द और लिख सकता है, समुद्र तल। ठीक है ना, तो डरना नहीं है, इसी का मतलब होता है। समुद्र तल की बात करें या किसकी बात करें? धरातल की। कहे यहाँ का तापमान, और इससे जब अपन वायुमंडल की ओर ऊंचाई में जाते हैं या ऊपर की ओर अगर आप जाओगे तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में क्या आती है? कमी आती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और अगर आप किसी ऊंचे स्थान से धरातल की ओर आ रहे हैं, आप किसी ऊंचे स्थान से धरातल की ओर आ रहे हैं, तो तापमान क्या होगा? तापमान में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि अगर ऊंचाई की ओर जा रहे हैं तो तापमान क्या हो रहा है? कम हो रहा है, घट रहा है। और अगर ऊंचाई से धरातल की ओर आओगे तो तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। ध्यान रखना, आगे इसका एक सवाल भी आएगा। और यदि हम धरातल से गहराई की ओर कुएं की तरफ चलते हैं तो प्रत्येक 32 मीटर, कितने मीटर बेटा? 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर हम धरातल से ऊंचाई की ओर जा रहे हैं तो तापमान में क्या होती है? कमी होती है। और अगर हम धरातल से नीचे की ओर जा रहे हैं तो कितने मीटर? 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में वृद्धि होती है, तापमान बढ़ता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब देखते हैं अगला सवाल। तो ये आपने अच्छा आंसर यहां दिया इस सवाल का। देखो बेटा अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किस स्थान का तापांतर की बात आ गई। किसकी आ गई? तापांतर की। और क्या पूछ रहा है तापांतर को लेकर? अधिकतम। क्या पूछ रहा है? अधिकतम पूछ रहा है। तो बताएं इसका उत्तर क्या होगा? 32 मीटर पर 1 डिग्री, बहुत बढ़िया राजेंद्र कुमार, धन्यवाद आपको। तो देखो आपके सामने ये सवाल है कि निम्न में से किस स्थान का तापांतर, ये ध्यान रखना क्या पूछ रहा है? ये तापांतर की बात कर रहा है।
और क्या पूछ रहा है, अधिकतम होगा। तो इसके लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, भारत के मानचित्र की आवश्यकता पड़ेगी समझने के लिए, क्योंकि मेरे कई प्यारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो शायद पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। तो उनको समझाना मेरा पूरा क्या है, कर्तव्य है, उनको समझ में आना चाहिए। नहीं आए तो अपना पढ़ाना फिर बेकार है? चलो, ये तो बेटा आपका भारत है, मानचित्र बहुत सोना बनाऊंगा ना। हाँ, डी चेन्नई, जयपुर, डी चेन्नई, डी बहुत बड़ी। जो अधिकतर विद्यार्थी ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थी, तो उन्होंने लगभग ने यहाँ उत्तर दिया है डी, लगभग ने उत्तर डी दिया है। वेरी नाइस मानचित्र सर जी, धन्यवाद। संजना डी, धर्मराज डी। इसका मतलब आपको नहीं पता कि तापांतर क्या होता है, आपको नहीं पता है भाई। समझो बेटा मेरी बात, तापांतर का मतलब होता है तापमान में अंतर। ये तो आप समझ गए होंगे, इसका मीनिंग स्पष्ट जो है, अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे तापांतर का, तो ताप प्लस अंतर, तापांतर। क्या होता है तापांतर, दिन का अधिकतम तापमान, दिन का अधिकतम तापमान माइनस, क्या लगाना है बीच में, माइनस लगाना है, ठीक है। दिन का न्यूनतम तापमान, ये तो है फॉर्मूला अधिकतम और किसका, न्यूनतम तापमान का। इनके दोनों के बीच में क्या लग रहा है, माइनस लग रहा है। तो दिन का अधिकतम तापमान और दिन का न्यूनतम तापमान जब आप दोनों को घटाओगे तो आपके पास दैनिक तापांतर आएगा। जैसे मान लो दिन का अधिकतम तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और दिन का न्यूनतम तापमान मान लो आप 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटा। अब दोनों का अंतर करेंगे, दोनों का अंतर किया तो 30 माइनस 20 डिग्री, तो बताओ कितने आएंगे, 10 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा, तापांतर हो गया। इसको तो बोल रहे हैं तापांतर। अब बात है अधिकतम और न्यूनतम का होगा। एक बात मेरी गांठ लगा लो, अब जो मैं लाइन बोल रही हूँ ध्यान सुनो, फिर तो आंसर बता देगा। दोबारा आपको मौका मिलेगा इस सवाल का उत्तर देने का, ठीक है, दोबारा मौका दे रहा हूं, तो इस बार गलत मत करना। जो समझो मैं लाइन बोल रहा हूं आप समझ जाओगे। जो स्थान समुद्र के किनारे होते हैं, जो स्थान समुद्र के किनारे होते हैं, वहां तापांतर न्यूनतम पाया जाता है, तथा वह स्थान जो समुद्र से दूर होते हैं वहां तापांतर अधिकतम पाया जाता है। तो दो बातें बताइए आपको। यहां देखो, अगर आप यहां पर आते हो तो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल खाड़ी, और अगर आप यहां पर आ गए तो आपको मिलेगा अरब सागर, ठीक है, और दक्षिण में चले गए तो है अपने हिंद महासागर। अभी लाइन मैंने क्या बोली कि जो स्थान समुद्र के निकट होते हैं वहां तापांतर न्यूनतम होता है, तथा जो स्थान समुद्र से दूर होते हैं वहां तापांतर अधिकतम होता है। ये बात में समझो। और अब यह स्थान भारत का मानचित्र में ले रहा हो, कौन सा स्थान कट जाए। देखो पहली बात शिमला की बात करें, किसकी बात करें, शिमला यहां पर होगा हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो बेटा अड़े कौन सा स्थान आगो, शिमला। दूसरा स्थान देखो कौन सा है, दूसरा है गांधीनगर, गुजरात की राजधानी है ना, हाँ, तो अड़े है गांधीनगर। ये कौन सा स्थान है, ये हो गया अपना गांधीनगर। तीसरा स्थान देखो, तीसरा स्थान है जयपुर। बताओ गुजरात से ऊपर आएगा ना राजस्थान के अंदर, यहां पर होगा, तो ये आपका कौन सा स्थान हो गया, ये हो गया आपका जयपुर। और अब देखो अगला नाम क्या है, चेन्नई। ये रहा चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी है, समुद्र के बिल्कुल यहां किनारे पर है और इसका नाम है चेन्नई। तो फिर लाइन बोल रहा हूं, फिर समझो, जो स्थान समुद्र के निकट होते हैं वहां तापांतर न्यूनतम होता है, तथा जो स्थान समुद्र से जितना ज्यादा दूर होगा वहां तापांतर उतना ही ज्यादा होगा। तो अब बताओ आप इसमें से आंसर क्या निकल कर आएगा, क्योंकि देखो यहां अगर अपन इन स्थानों को देखें तो समुद्र से सबसे ज्यादा दूर ये वाला स्थान आ रहा है, यही आ रहा है ना, और ये क्या नाम है इसका, शिमला।
तो देखो शिमला कितने नंबर ऑप्शन में है, ए में है ना, तो यही अपने सवाल का उत्तर है। समझ में आया क्या? लाइक शेयर बता सकते हो मेरे को आराम से कि सर समझ में आ गई या बात मारे। फिर अपन अगले सवाल पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में ए। अब सभी विद्यार्थियों ने ए उत्तर देना शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, मतलब आप लोग सीख गए हैं। ए होगा क्योंकि शिमला दूर है। बहुत बढ़िया, एस यादव सिरोही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। क्योंकि देखो समुद्र से सबसे दूर स्थान जो है यहां पर वो कौन सा है? शिमला। और जो स्थान समुद्र से जितना ज्यादा दूर होगा वहां तापांतर उतना ही अधिक होगा, और जो स्थान समुद्र के निकट होंगे वहां तापांतर उतना ही कम होगा। सम जलवायु मिलेगी। क्या मिलेगी? सम जलवायु। तो समुद्र की निकटता वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां सम जलवायु पाई जाती है, और समुद्र से दूर जो स्थान होते हैं वहां विषम जलवायु पाई जाती है। इसको भी आप लोग बेटा याद रखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की ओर और देखते हैं। यही बताया था। बहुत बढ़िया, एनकेजी शेखावाटी बता रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद आपको। देखो बेटा अगला सवाल। देखो सवाल से पहले आपको एक और इंपॉर्टेंट जानकारी बताते हैं। क्या है? आज शाम को आपको पता ही है कि लाइव क्विज शुरू करने वाले हैं। क्या शानदार प्रतियोगिता है, मतलब ज्ञान आप में कितना है उसका आपको पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? पैसा। क्योंकि लॉकडाउन लगा, घर बैठे आराम से, इनकम का कोई सोर्स अपने पास अभी है नहीं, तो ठीक है, इनकम का सोर्स आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। डीपी सर को ठीक है, ठीक है, लाइन बहुत अच्छी है सर आपकी, धन्यवाद। देखिए बेटा इसको समझे आप, क्या है ये। तो देखो हर सही जवाब आज शाम को बताइए आपको कितनी बजे, समय पता है ना, कितनी बजे प्रतियोगिता है? 8:15 पर प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। लाइव क्विज शुरू हो जाएगा। एक विद्यार्थी से 3 सवाल पूछे जाएंगे। कितने सवाल? 3। प्रत्येक सही सवाल के लिए 100 रुपये मिलेंगे। घर बैठे ही रुपया कमा रहे तो आराम से, कोई टेंशन नहीं है ना। लेकिन वो मिलेंगे कब? जब आप सही उत्तर देते हुए आगे बढ़ेंगे। मान लो पहला सवाल को सही उत्तर दे दिया, दूसरा गलत तो आउट, समझ गया। दूसरा को सही दे दिया तो तीसरा में प्रवेश, फिर 200 रुपये जीत लेगा वहाँ। तीसरा को सही उत्तर देता है 300 रुपये जीत जाऊंगा। और पिसा दूसरे दिन तक शाम में 6:15 बजे से पहले सारा अकाउंट में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात को नहीं, आराम से आगे चला रहे। देखो कौन बनेगा करोड़पति में, आप सभी का स्वागत है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। तो आओ बेटा, तो ये प्रतियोगिता बेटा शाम को शुरू होने वाली है, सभी को इसमें भाग लेना है। जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो लड़का पार्टिसिपेट करेगा, जिसके साथ वीडियो कॉल चलेगी, मान लो उसको वो सवाल नहीं आ रहा, उस कंडीशन में वो सवाल डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा, और उस सवाल का सबसे पहले जो उत्तर देगा उसको 100 रुपये मिलेंगे। कितने रुपये मिलेंगे? 100 रुपया। तो आप तो यही सोचेगा कि भी को बिना नया है आप आना सवाल मिल जाए वो, तो आप अभी को उत्तर बता दिया 100 रुपये कमावा, है ना। सर वीडियो को देखने वाले को भी 50 रुपये तो देना। हाँ देंगे, बिल्कुल देंगे सर। इसमें इंडिया लेवल के क्वेश्चन होंगे ना? बिल्कुल। सवाल राजस्थान जीके के होंगे, केवल राजस्थान और इंडिया दोनों के मिक्स सवाल हैं, तो केवल जीके को लेकर अपने ये क्विज जो है उसको रखेंगे। दिन और रात के बीच तापांतर समझ सकते हैं क्या सर? बिल्कुल, आप ईश्वरलाल भील जो है बेटा बिल्कुल सही बात बोल रहे हो कि रात के समय तापमान जो है वो न्यूनतम होगा, और जो दिन के समय है दोपहर 2 बजे के आसपास तापमान अधिकतम होता है। तो उन दोनों को जब आप अंतर निकालते हैं तो तापांतर निकल के आता है। ठीक है, चलो आगे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं बेटा। ठीक है, देखो सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है। इनामी प्रतियोगिता शाम को शुरू होने वाली है, पैसों की बारिश। ठीक है, नो टेंशन, आराम से बढ़िया मीम देखो, बढ़िया बढ़िया सवाल होंगे, कुछ ज्ञान भी मिलेगा, और टाइट सवाल होंगे तो जाहिर सी बात है, तो कठिन सवाल जो है उनको भी अपने को सीखने का मौका मिलेगा। राजस्थान के नहीं आते हैं सर, तो कोशिश करेंगे अपने उसको सीखने की, है ना। सभी में राजस्थान भी नहीं है, कईयों में इंडिया भी है, तो आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आए, भारत के ऋतु मानचित्र किसकी बात कर रहा है? ऋतु। ऋतु कितनी होती है? 4। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु के जो मानचित्र बनते हैं वो किस प्रक्षेप को बोलते हैं बेटा अंग्रेजी में? प्रोजेक्शन। ठीक है, तो भारत के ऋतु के जो मानचित्र बनते हैं वो कौन से प्रक्षेप पर बनते हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल है।
ऋतुएं कितनी होती है? ऋतुओं के प्रकार 4। पहली कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु, दूसरी वर्षा ऋतु, तीसरी शरद ऋतु और चौथी शीत ऋतु। तो ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं? ऋतुएं 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, आगे अपन इन ऋतुओं से संबंधित सारे सवालों पर बात करेंगे। ये प्रक्षेप के प्रकार हैं: बॉर्न प्रक्षेप, मर्केटर प्रक्षेप, ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप या शंक्वाकार प्रक्षेप। आपके सवाल का उत्तर क्या होगा? सर दूसरी टेस्ट सीरीज ऐप पर कब प्राप्त होगी? कल प्राप्त होगी बेटा। सुबह आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जिसमें आपको 10 में से 3 सवाल कम से कम सही करने हैं, और जैसे ही आप 3 सवाल सही कर दोगे तो आपको क्विज के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। राजस्थान स्टूडेंट सी, बनाजी राजपूताना सी, धर्मराज सी, NK शेखावाटी सी बता रहे हैं, दीपिका बी बता रही हैं, संजना सी बता रही हैं। तो ज्यादातर विद्यार्थियों ने यहां उत्तर दिया है सी, बिल्कुल सही, धन्यवाद। तो सी आपका यहां बिल्कुल सही आंसर है बेटा कि भारत के जो ऋतु मानचित्र हैं, कौन से मानचित्र? ऋतु मानचित्र किस पर बनते हैं? मर्केटर प्रक्षेप पर। कौन से पर? मर्केटर। नाम बोलो, जिसको नाम पहली बार जो बोल रहा है उसको नाम बोलने की आवश्यकता है कि भारत के ऋतु मानचित्र जो हैं वो किस पर बनते हैं? मर्केटर प्रक्षेप पर बनते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। देखो अगला सवाल समझो इसको ध्यान से। 2 आपके पास कथन है, एक तो कथन ए है और दूसरा है कथन बी। पहले दोनों कथनों को पढ़ो, क्या कह रहा है, उसके बाद इनमें से देखो क्या ऑप्शन आपको सही लगता है, उसके आधार पर अपना उत्तर दें। सवाल है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की है। ठीक है, कि कह रहा है पहला कथन अगर ये गलत है तो आपको इसमें देखना है कि ए, जैसे ये लिखा है गलत तो इसका चुनाव करना है। अगर आपको लगे कि ये सही है तो ए सही। ठीक है, आगे देखो, भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच स्थित है। कहां स्थित है? बीचों बीच स्थित है। ये दूसरा कथन है। अगर ये गलत है तो ये वाला ऑप्शन, अगर सही है तो आगे देख लेना आप इसके अंदर कौन सा आपको सही लग रहा है। तो आपको बताना है इसका आंसर। इतने में आपके लिए क्या कर देता हूं, ए और आर दोनों सही हैं। संतोष सैनी डी बता रही हैं, सबसे पहले आपने उत्तर दिया इस सवाल का। राजस्थान स्टूडेंट्स भी डी बता रहे हैं, NK शेखावाटी डी बता रहे हैं, कमलेश मीणा डी बता रहे हैं, दीपिका सी बता रही हैं, संतोष गुज्जर डी बता रहे हैं। ठीक है संजना, बात समझो। यहां पर अपने को आवश्यकता मिल पड़ेगी किसकी? भारत की। तो छोटा सा भारत का एक मानचित्र बनाएंगे। अब आपको ये तो पता ही है कि भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसको कहते हैं कर्क रेखा। ये तो सभी आप लोग जानते ही हैं। और भारत के दक्षिण से रेखा है आपकी भूमध्य रेखा। बस इसी से सीख जाओगे आप, भूमध्य रेखा। और अब देखिए सवाल डी लगभग विद्यार्थियों ने आंसर दे रहा है। मनु कह रही है ए होगा। और बाकी सर जी क्विज कहाँ मिलेंगी? और आपके पास लिंक आएगा बेटा। राजेंद्र कुमार, सुमन जाट ए बता रही हैं, ए सही है और आर गलत है। बिल्कुल, तो जिन जिन विद्यार्थियों ने यहाँ ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया है वो बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं। धन्यवाद आप सभी को बेटा। अब कैसे? तो आपके सामने एक समस्या आएगी, सर कैसे आपने ए को सही कर दिया? हमने तो डी को सही माना है कि दोनों सही हैं, आपने ए को कैसे सही कर दिया? तो बात समझो मेरी यहाँ पर ध्यान से। कर्क रेखा आपको कितने डिग्री अक्षांश पर मिलती है बेटा? 23.5 डिग्री नॉर्थ। कोई तो बोलते हैं ना कर्क रेखा। ठीक है, अब यहां एक बात आप समझे, ये अपनी पृथ्वी है। क्या है भाई? पृथ्वी है। जैसे मान लो ये पृथ्वी है आपकी। बहुत छोटा सा ही डायग्राम बनेगा लेकिन ध्यान से समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री, और ये आपका 30 डिग्री नॉर्थ, ये है 60 डिग्री नॉर्थ, और ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ। ऐसे ही 30 डिग्री साउथ और 60 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, और ये हो गया आपका 90 डिग्री साउथ। ये अक्षांश होते हैं पृथ्वी के, और इन्हीं के बीच में उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध बनता है। ठीक है, तो अब अगली बात मेरी आप समझो ध्यान से। अगर मैं इनके बीच में कटिबंध का निर्माण करूं
तो 0 से 30 के बीच में ये वाला जो एरिया है, 0 से 30 वाला, ये कौन से कटिबंध का बेटा? उष्ण कटिबंध। ठीक है, अगर मैं जाऊं किसके अंदर? 30 से 60 के बीच में। किसके बीच में? 30 से 60, ये वाला एरिया। तो बेटा 30 से 60 का जो एरिया है दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों के अंदर, इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और अगर अपन चले जाएं 60 से 90 डिग्री के बीच में, कहां से कहां? 60 से 90 डिग्री, यहां पर आप आ गए इस एरिया में, तो इसको बोलते हैं शीत कटिबंध, क्योंकि ध्रुवीय प्रदेश आ गया। पूरे साल इस एरिया में बर्फ जमी रहती है। ठीक है, तो आप इनके नाम और समझ लें। 0 से 30 के बीच में ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको ब्लू कलर के अंदर, इसका नाम है उष्ण कटिबंध। और 30 से 60 के बीच में आपका शीतोष्ण कटिबंध, और 60 से 90 के बीच में आपका क्या मिलेगा? शीत कटिबंध। अब आप ये लाइन पढ़ो, बात भारत की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय है, ये तो बिल्कुल सही बात है। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, बिल्कुल सही लाइन। ठीक है, लेकिन भारत उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच है क्या? उष्ण कटिबंध कहां से कहां है? 0 से 30 के बीच में। तो भारत का विस्तार तो 37 डिग्री तक आता है ना? कितने डिग्री तक? 37 डिग्री तक। तो बताओ बीचों बीच आ रहा है क्या उष्ण कटिबंध के? नहीं आ रहा, क्योंकि कर्क रेखा तो भारत के मध्य से गुजर रही है। तो अगर कर्क रेखा भारत के ऊपर यहां पर होती तो भी हम सोचते कि बीचों बीच है, तो बीचों बीच है क्या? नहीं है। तो भारत उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच नहीं है। ये लाइन क्या है? गलत है। अब ऑप्शन देखो कि ए तो सही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आर गलत है, ये भी बिल्कुल सही है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर? ए। बात समझ आई मेरी आराम से? बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, नमस्कार मुकेश गुज्जर। क्योंकि इसके ऊपर शीत है, लेकिन हिमालय की वजह से इसे पूरे को उष्ण में माना जाता है। उष्ण में नहीं मानेंगे इसको, किस में मानेंगे? उपोष्ण कटिबंध में मानेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। बीचों बीच नहीं है, बिल्कुल। एस यादव, आप समझ गए बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बेटा ये अपना अगला सवाल था, और इसके बाद अपन अगले सवाल पर बढ़ रहे हैं। अगले सवाल की बात करते हैं। देखें अगला सवाल। ये सवाल दांसो भाई, और आप तो इसका डायरेक्ट आंसर ही बताओ मेरे को, क्या आएगा? सवाल क्या है पहले समझो। सवाल कह रहा है कि यदि समुद्र तल, किसका? समुद्र तल की बात कर रहा है, ध्यान रखना। समुद्र तल का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। समुद्र तल का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस है? 25 डिग्री सेल्सियस है। और तो समुद्र तल से 3300 मीटर, कितने मीटर? 3300 मीटर। और 3300 मीटर भी क्या है? ऊंचा। 3300 मीटर क्या है? ऊंचा। किसी स्थान का तापमान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तापमान कितना होगा। देखते हैं कितने विद्यार्थी सही बताते हैं। इसुलाल भील उपोष्ण कटिबंध, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल। एक्सप्लेन करने के लिए धन्यवाद, बहुत बढ़िया सूरज। तो बगैर एक्सप्लेन किए तो अपन छोड़ेंगे नहीं ना उसको, जब तक आपको सीखने में नहीं आएगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। हाँ बेटा, तो अगला सवाल आप लोगों के सामने है कि यदि समुद्र तल का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है तो समुद्र तल से 3300 मीटर ऊंचे किसी स्थान का तापमान कितना होगा। देखो परीक्षा में बेटा कभी भी अगर आपको इस प्रकार का सवाल मिल जाए, कभी भी मिल जाए, तो आप तो उसमें एक चीज पकड़ना, क्या क्या, कि एक तो तापमान कितना दे रखा है। पहली बात, कभी भी लाइफ में ऐसा सवाल आए तो आप तो ये देखना कि तापमान कितना दे रखा है। देख लिया 25 डिग्री। दूसरी बात क्या देखनी है कि ऊंचा है या नीचे है, ऊंचाई पर है या धरातल का तापमान पूछ रहा है। कहां का तापमान पूछ रहा है? ऊंचा पूछ रहा है तो घटाना है, और धरातल का पूछ रहा है तो जोड़ना है। बताऊंगा कैसे। तो उसका तापमान कितना होगा, बात समझो मेरी, यहां बोर्ड पर ध्यान दो। ये अपना समुद्र तल है भाई, समुद्र तल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे। फिर उसने कहा कि समुद्र तल का जो तापमान है वो कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। चलो ये बात भी हो गई, 25 डिग्री सेल्सियस। तो समुद्र तल से 3300 मीटर ऊंचे, ऊंचाई की तरफ जाना है। तो भाई आ गए ये लो 3300 मीटर ऊंचे आ गए यहां पर।
3300 मीटर ऊंचे स्थान पर आ गए, पहुंच गए भाई, अड़े आगा वहां। अब के जो है कह रहे हैं कि ऊंचे किसी स्थान का क्या पूछ रहा है आपसे, तापमान पूछ रहा है। तो क्या गलत कुछ नहीं है, बहुत सरल सवाल है। देखो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले क्या बताया था कि 165 मीटर की ऊंचाई पर, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में क्या आएगी, कमी आएगी। यह बात तो अपने याद है। तो अब ये देखो कि कितनी ऊंचाई है, 3300 मीटर। अगर 165 मीटर पर 1 डिग्री कम होता है तो 3300 मीटर पर कितना होगा, तो भाग दे दो 3300 बटा कितने 165, भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। कितने आएंगे, 20 आ गए। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस आ गया। कितना आ गया, 20 डिग्री सेल्सियस। कैसे समझे कि अगर 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री कम होता है, तो 3300 मीटर ऊपर गए तो कितना कम हुआ, 20 डिग्री। है कितना तापमान, 25 डिग्री। तो 25 में से कितना कम हो गया, 20, कितना बचा, 5। तो 25 माइनस जो भी आए आपको भाग देने पर 165 का, उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। बताओ कितने आए, 5 डिग्री सेल्सियस। और यही अपने सवाल का क्या है बेटा, उत्तर है। ढूंढ लो कहां ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन बी। तो बहुत से विद्यार्थी हैं, सूरज राजस्थानी स्टूडेंट्स, एसएस यादव सिरोही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। बबीता, एनकेजी शेखावत 5, सुमन बी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुकेश गुज्जर, बहुत बढ़िया। तो लगभग विद्यार्थियों ने बी आंसर दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अगर इस सवाल को बेटा उल्टा पूछ लेता, क्या कर लेता, उल्टा पूछ लेता। यह कहता कि 3300 मीटर ऊंचे किसी स्थान का तापमान, ये पूछता, उल्टा पूछ ले इसको, ऐसे पूछ ले आपसे कि भाई 3300 मीटर ऊंचे किसी स्थान का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है, तो समुद्र तल पर आएंगे ना अपन, तो नीचे आ रहे हैं, तो समुद्र तल का तापमान बताओ। तो कितने जोड़ कर आते हैं, 20 जोड़ कर आते हैं, तो यहां तापमान कितना हो जाता, 25 डिग्री। क्लियर है बात, ध्यान रखेंगे इसको भी। तो लगभग सभी विद्यार्थियों ने यहां पर आंसर दिया है बी, बहुत बढ़िया। देखो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस अक्षांश पर, किस अक्षांश की बात कर रहा है, कौन से अक्षांश पर, ठीक है, शीत ऋतु नहीं होती है। आपको यह बताना है कि ऐसा कौन सा अक्षांश है जिस पर शीत ऋतु नहीं होती है और केवल रात्रि का समय ही शीत ऋतु होता है। जैसे मान लो यह आपकी पृथ्वी है भाई, ठीक है, और इस पर अक्षांश बनाए, क्या बनाए, अक्षांश। तो बेटा देखो ये इसके अक्षांश होंगे, ये होगा 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, ये आपकी 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और ये 23.5 डिग्री साउथ यानी मकर रेखा। 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। और इसके ऊपर चले 66.5 डिग्री, कितने डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ आएगा, और इसके नीचे आएंगे तो यहां पर भी 66.5 डिग्री साउथ आता है। इनके नाम क्या होंगे, 23.5 डिग्री साउथ को कर्क मकर बोलेंगे और 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क बोलेंगे। ठीक है, तो इनके और जो नाम है 66.5, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आर्कटिक व्रत, आर्कटिक व्रत, और इसका नाम होगा अंटार्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत। और अब आपसे सवाल पूछा गया है क्या, कि ऐसा कौन सा अक्षांश है जिस पर शीत ऋतु नहीं होती है, केवल रात्रि का समय ही क्या होता है, शीत ऋतु होता है। ऑप्शन आपके पास है आर्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत, कर्क रेखा या फिर भूमध्य रेखा। किस पर, बी राइट, आर्कटिक व्रत। अच्छा देखते हैं, अभी सुमन जाट बी बता रही हैं, ईश्वरलाल भील डी बता रहे हैं, महेश साईं भी डी बता रहे हैं, ईश्वरलाल भील डी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। बाकी विद्यार्थियों ने तो क्या उत्तर दिया है, बी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, बी बता रहे हैं। पता नहीं क्या दिख गया इनको बी में, है पता नहीं भाई क्या दिख रहा है आपको बी के अंदर। बाकी तो लगभग विद्यार्थी डी बता रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। देखो बेटा इस सवाल, अब आप मेरे को एक बात बताओ, किसकी बात कर रहा है, ये शीत ऋतु की बात कर रहा है, शीत ऋतु की बात कर रहा है ना। भूमध्य रेखा जो होती है ना, भूमध्य रेखा, उस पर सूर्य की किरणें वर्ष भर क्या रहती हैं, सीधी रहती हैं।
सूर्य की किरणें वर्ष भर क्या रहेंगी, सीधी। तापमान बहुत ज़्यादा होता है और दिन बहुत बड़े बड़े होते हैं, केवल तापमान अधिक रहता है, तो वहाँ पर शीत ऋतु जो है उसकी उपस्थिति नहीं पाई जाती। अब एक बात बताओ, आप ये कह रहे हो आर्कटिक वर्ग, कई तो ये बता रहे हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक, यानी ए और बी को ऑप्शन मान रहे हैं, तो ये आपका आर्कटिक वर्ग और ये आपका अंटार्कटिक वर्ग। एक बात मैंने ऐ बताओ थे कि बेटा ते ध्रुवों के पास जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, ध्रुवों के पास है नहीं ये दोनों लाइन, तो क्योंकि ये तो देखो दक्षिणी ध्रुव है और बेटा ये उत्तरी ध्रुव है, तो अगर आप ध्रुव के पास जाओगे तो वहां तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी ना, तापमान कम होगा, शीत ऋतु मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप भूमध्य रेखा के पास आओगे तापमान ज्यादा मिलेगा, केवल रात के समय को ही भूमध्य रेखा पर शीत ऋतु मानते हैं, बाकी भूमध्य रेखा पर शीत ऋतु नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो इस बात को समझ ले आप सभी, निशाना चांद पर लगाओ, अगर चूके तो सितारों पर तो जरूर लगेगा। बहुत बढ़िया। ए और बी पे हमेशा शीत ऋतु रहती है, ए और बी पे हमेशा, अच्छा ए और बी पे, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, ए और बी पे हमेशा शीत ऋतु रहती है। बहुत बढ़िया, डी ही राइट है, बहुत बढ़िया, आप पकड़ गए आप। तो आंसर क्या मिलेगा आपको, डी भूमध्य रेखा। तो अक्षांश जो है भूमध्य रेखा, ये सारी अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखा क्या होती हैं, वे रेखाएं जो पूर्व से किसकी ओर बनती हैं, पश्चिम की ओर, उन रेखाओं को ही क्या कहते हैं, अक्षांश। और वे रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए बनती हैं इस प्रकार से, उनको क्या कहते हैं, उनको देशांतर कहते हैं। तो बेटा ये तो है आपके क्या, देशांतर रेखाएं, ठीक है। और ये क्या है, ये है आपकी अक्षांश रेखाएं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अक्षांश और देशांतर का भी एक चैप्टर आता है अपने, उसको भी आपको पढ़ाएंगे। ध्रुव पर शीत ही होती है, बहुत बढ़िया। तो आपका आंसर क्या मिलेगा यहां पर, भूमध्य रेखा। तो देखो अपनी कक्षा का अगला सवाल, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में किन पवनों के कारण वर्ष भर वर्षा होती है। किसकी बात कर रहा है, भूमध्य रेखा की बात कर रहा है। और इन भूमध्य रेखा के क्षेत्रों में कौन सी पवनों के कारण वर्ष भर वर्षा होती है, तो आपको बताना इसका उत्तर क्या होगा। भूमध्य रेखा पर किन पवनों के कारण वर्ष भर वर्षा होती है। पंकज ददेरवाल, नीम का थाना, स्वागत है भाई आपका भी, जुड़े हमारे साथ। अध्ययन सरपर्सन बहुत क्या है, खतरनाक लेते हो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो खतरनाक आएंगे परीक्षा में, सरल सवाल तो आप सभी को आते हैं है। तो देखो सरल सवाल रख दूंगा मैं यहाँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपको पहले से आते हैं तो अपना टाइम क्यों खराब करें, आपका भी और मेरा भी। मेरा उद्देश्य आपको अच्छी अच्छी नई नई बातें बताना, उनको सिखाना, ठीक है बेटा। तो अपन तो वो चीज़ सीखेंगे ना जो अपने को नहीं आती है, आती है उनको सिखाने से वो तो कोई भी सिखा देगा आपको, जो नहीं आती है वो सीखने वाली बात है। तो यहां आंसर दे रहे हैं सी, पछुआ। ईश्वरलाल भील ने भी इस बार सी उत्तर दिया है, बाकी लगभग में ये सही उत्तर बताते हैं। बनाजी पछुआ, राजेंद्र सी, मनु बता रही हैं बी संवहनीय, धर्मराज बी, कमलेश मीणा सी, कोई बात नहीं। देखो यहां जो आपके सवाल का उत्तर है ना बेटा वो है संवहनीय। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये क्या होता है संवहनीय, सर व्यापारिक क्या होता है, सर पछुआ क्या होता है, सर ध्रुवीय मौसमी क्या होता है। ये सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए, क्योंकि आपने संवहनीय को कैसे आंसर मान लिया। बाकी जो विद्यार्थी बी बता रहा है उसने तो बिल्कुल सोच समझ कर इसका आंसर बी रखा होगा। बाकी अगर किसी ने तुक्का लगाया है तो वो व्यापारिक भी बता रहा है, वो पछुआ भी बता रहा है और वो मौसमी भी बता रहा है। तो काफी विद्यार्थियों ने भी उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया। बात समझो मेरी, क्या होता है संवहनीय पवने, क्या किसको कहते हैं। संवहनीय पवनों की डेफिनेशन या इनकी परिभाषा क्या होगी उसकी बात कर रहा हूं। ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में तापमान की क्या होगी बताओ, अधिकता। तापमान की क्या होगी, अधिकता होगी। कौन सी ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होगा, साधारण सी बात है बेटा। अगर तापमान अधिक होगा तो वायु जो है वो गर्म वह क्या होगी, हल्की हो जाएगी। वायु गर्म और क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि तापमान ज्यादा है, तापमान ज्यादा है तो वायु गर्म होगी और हल्की होगी। हल्की होगी तो ये हवाएं धरातल से ऊपर की ओर, धरातल से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर, ये शब्द समझो, ऊर्ध्वाधर या लंबवत
ऊर्ध्वाधर या लंबवत रूप में चलती हैं, रूप में चलती हैं, जिनको क्या कहते हैं? संवहनीय पवन कहते हैं। आई मेरी बात समझ में? क्या बता रहे हैं सर? देखो समझो, इन बहुत सरल बात है, कोई विशेष बात को नहीं माइंड, लेकिन समझने की जरूरत है। क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में, कौन सी ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में क्या हो रहा है? तापमान बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है भाई? तापमान। ग्रीष्म ऋतु में तापमान की अधिकता हुई, हो गए भाई, मानसून में ऋतु है तापमान ज्यादा, ग्रीष्म गर्मी में तापमान ज्यादा हो जाए ना। हाँ, तो उस तापमान की अधिकता से क्या होगा? वायु गर्म होगी और क्या होगी? हल्की हो जाएगी। भाई आप पानी गर्म कर रहे हो मान लो, ठीक है, तो पानी गर्म कर रहे हो तो पानी की वाष्प बनेगी ना, तो वो वाष्प क्या होती है? गर्म होती है नहीं होती? होती है। तो वाष्प क्या होती है? हल्की होती है, ऊपर जाती नहीं जाती। वैसी कंडीशन वायु के साथ होती है। गर्मियों के अंदर जब तापमान ज्यादा होता है तो वायु गर्म और हल्की हो जाती है, उससे वायु धरातल से सीधे ऊपर की ओर, सीधे ऊपर की ओर, कैसे रूप में? ऊर्ध्वाधर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर या लंबवत रूप में चलती हैं। उन्हीं पवनों को क्या कहते हैं बेटा? संवहनीय पवन कहते हैं। ठीक है, और जैसे ही ये संवहनीय पवनें ऊपर उठती हैं, ऊपर उठकर आपस में सिकुड़ेंगी, बादलों का निर्माण करेंगी, क्योंकि वाष्प लेकर गई है, और वाष्प से क्या बनेंगे? बादल बनेंगे संवहनीय क्रिया से, और जैसे ही बादल बनेंगे वैसे ही तुरंत क्या हो जाती है? वर्षा हो जाती है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जहां अधिक तापमान और अधिक वर्षा दोनों की स्थिति पाई जाती है। ठीक है, तो यहां भूमध्य रेखा के क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, में किन पवनों के कारण सर्वाधिक वर्षा होती है? तो बेटा आपका आंसर होना चाहिए संवहनीय पवनों के कारण। ठीक है, बात समझ गए होंगे मेरी आराम से आप? धर्मराज, नहीं सर आपसे सीखा है। डोलड्रम क्षेत्र, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल लंबवत उठकर चलती हैं, क्या बात है। एनकेजी शेखावटी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। भूमध्य रेखा पर तापमान दिन में अधिक रहता है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। भूमध्य रेखा पर दिन में 3-4 बजे वर्षा होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर कभी कभी मजे ले लेते हो, मारवाड़ी में हमारी संस्कृति याद करवा देते हो। बिल्कुल, तो अपनी ये तो संस्कृति है, उसको भूलना नहीं चाहिए। उम्मीदों का दामन थाम रहे हो तो हौसला कायम रखना, क्योंकि जब तक नाकामियां चरम पर हो तो कामयाबी बेहद करीब होती है मेरे दोस्त। क्या बात है, बहुत बढ़िया हो बना जी, क्या बात है यार, हैं शानदार, बहुत बढ़िया। तो बेटा आपने ये बात तो सीख ली होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। ठीक है, अब मेरी बात समझे, जब ये संवहनीय पवनें धरातल से ऊपर उठती है ना, तो कभी कभी क्या होता है, ये अपने साथ मिट्टी को उड़ाकर ले जाती है। नगरीय जो कूड़ा कचरा होता है, पॉलीथीन वगैरह, वो भी आकाश में आपको उड़ती हुई दिखाई देंगी गर्मियों के टाइम में। तो उसको अपन स्थानीय भाषा में बोलते हैं भभूड़ा। क्या बोलते हैं? भभूड़ा या बगुड़ा बोलते हैं। याद होगा, आपने पढ़ा होगा पहले कभी। तो बेटा देखो, एक सवाल आता है कि भभूड़ा किन पवनों का परिणाम है, या भभूड़ा की उत्पत्ति किन पवनों से होती है? तो बेटा आपको आंसर क्या देना है? संवहनीय पवनों से होती है। ठीक है, क्योंकि संवहनीय पवनें जब धरातल से ऊपर उठेंगी तो वो अपने साथ मिट्टी को भी अपने साथ ऊपर उड़ा कर ले जाती है, वायु के बवंडर बना देती है, रेत के बवंडर बना देती है। इसी वायु या रेत के बवंडर को ही क्या कहा जाता है राजस्थान के अंदर स्थानीय भाषा में? बबूड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको आप बेटा ध्यान में रखेंगे सभी लोग। ठीक है, बबूड़ा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो बेटा चलो आगे बढ़ते हैं और इनकी बात करते हैं कि ये व्यापारिक क्या होता है, पछुआ क्या होता है, मौसमी क्या होता है। तो इनकी बात आप समझो पृथ्वी को लेकर। किसको लेकर? पृथ्वी को लेकर। ये अपनी पृथ्वी है, ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश, और ये यहां पर अपन रख लेते हैं 30 डिग्री, और इससे ऊपर चले तो 60 डिग्री, और इससे ऊपर आए तो 90 डिग्री। ठीक है, नॉर्थ, ये तो उत्तरी अक्षांश होंगे, आप सब जानते हो इनके बारे में। दक्षिण में आए तो 30 डिग्री साउथ, उसके नीचे आए 60 डिग्री साउथ, और उसके नीचे आए तो 90 डिग्री साउथ। ये रीड के अंदर एक टॉपिक भी है, वायुदाब व पवने, उसी से रिलेटेड बात कर रहा हूं, ध्यान से समझो। क्या है? पवनों के प्रकार है। यहां पर पवने जो है स्थायी, कौन सी पवनों की बात करें? स्थायी पवन, जिनको सन्मार्गी पवन, या हम स्थायी पवनों को सन्मार्गी, सनातनी या ग्रहीय पवन के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार तो बेटा इसका सवाल वैसे नाम से ही पूछ लेता है कि किन पवनों को ग्रहीय पवन कहते हैं। तो बेटा ग्रहीय पवन में व्यापारिक पवन भी आती है, पछुआ भी आती है। ठीक है, बात करूंगा आगे इन पर। यहां हो 0 से 30 डिग्री अभी मैं आपको बता के आया था, उष्णकटिबंध होता है, और बेटा इस उष्णकटिबंध में जो पवनें चलती है ना, उनको कहते हैं व्यापारिक पवन। कौन सी पवन? व्यापारिक।
व्यापारिक पवनें कितने डिग्री अक्षांशों में चलेंगी? 0 से 30 के बीच में। और जैसे आप 30 से 60 के बीच में आते हो, यहां जो पवनें चलती हैं उनको बेटा कहते हैं पछुआ पवन। और यहां पर भी 30 से 60 के बीच में बेटा जो पवनें चल रही हैं उनको कहते हैं पछुआ। और बेटा 60 से 90 के बीच में जो पवनें चलती हैं ध्रुवीय क्षेत्र के अंदर, उसको कहते हैं ध्रुवीय पवनें। पोलर विंड्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्थायी पवनें, कौन सी पवनें? स्थायी पवनें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार मैंने आपको बताया, पहला व्यापारिक, दूसरा पछुआ और तीसरा ध्रुवीय। अक्षांश जरूर ध्यान में रखने कि कौन से अक्षांशों के बीच में ये चलती हैं। बाकी इनकी दिशा को लेकर भी काफी बार परीक्षा में सवाल लगभग पूछा ही जाता है। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, एसएससी जीडी को। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। 30 मार्च को आया था राजस्थान में भगोड़िया, बिल्कुल। तो देखो अगली बात करते हैं, अगले सवाल की। तो यहां पर आपने ये बात सीखी, व्यापारिक मैंने आपको बता दी कहाँ है, और मैंने आपको पछुआ भी बता दिया कहाँ है। और अब बात है मौसमी पवनों की। वे पवनें जो मौसम में परिवर्तन होने के साथ ही अपनी दिशा बदल लेती हैं उनको मौसमी पवन कहा जाता है। ये पवनें जैसे स्थल समीर जो स्थल से सागर की ओर चलती हैं, जैसे सागर समीर जो सागर से स्थल की ओर आती हैं। ये मैं पढ़ाऊंगा वायुमंडल का चैप्टर, आप चिंता मत करो। हर टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ परीक्षा से पहले, टेंशन मत करो कोई भी बात की। ठीक है, तो बस जब पढ़ाया जा रहा है ना, ध्यान से समझ हर एक बात में समझता जाओ, पढ़ता जाओ, आगे बढ़ता जाओ, क्योंकि बूंद बूंद से ही क्या बढ़ता है? घड़ा बढ़ता है। ठीक है, तो अपने ज्ञान की धीरे धीरे क्या आ रही है आपके अंदर? बूंदे आ रही हैं, और इन्हीं बूंदों से एक दिन आप क्या हो जाओगे? पूर्ण बन जाओगे। ठीक है, इनकी दिशा भी एक्सप्लेन कर दीजिए सर। मनु जी आज तो ये संभव नहीं है कि मैं इनकी दिशा इसी सवाल के साथ एक्सप्लेन करूं, क्योंकि आगे जो अपने सवाल है वो रह जाएंगे। ठीक है, लेकिन वायुमंडल का टॉपिक है, निश्चित आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, रटा कर छोड़ूंगा, टेंशन मत करो। ठीक है, पछुआ पवन के 3 टाइप। पछुआ पवन के धर्मराज बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल है। आपको अगर है इतनी जल्दी तो पछुआ पवन की बात कर सकता हूं, क्योंकि 3 ही टाइप हैं। एक तो देखो होती है ये दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? दक्षिणी गोलार्ध की। एक तो होता है 40 डिग्री अक्षांश, 40 डिग्री साउथ, यहां जो चलती हैं उसको कहते हैं गरजता चालीसा। गरजता चालीसा 50 डिग्री साउथ पर चलती है भयंकर 50। भयंकर 50 60 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ पर चलती है चीखता 60। चीखता 60 पवनें चलेंगी। ठीक है भाई, तो ये पवनों के प्रकार हैं। कौन सी पवनें? पछुआ पवनों। दक्षिणी गोलार्ध में ये इनको नाम दिए गए हैं। ठीक है, बाकी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। देखो अगला अपना जो सवाल है उसकी बात करते हैं। सर फिक्स टाइम पर आ जाया करो, वेट मत कराया करो, फिक्स 6 बजे। नसीब वाले हैं जिनके सर पर गुरुदेव का हाथ होता है, मंजिल भी नजदीक लगती है अगर मुकेश जी सर का साथ होता है। धन्यवाद बना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही प्यार प्रेम हमें लगातार आगे लेकर जा रहा है, बहुत बढ़िया। बेटा देखते हैं अगली सवाल की बात करते हैं। तो देखो बेटा, आज अपने ये जलवायु को लेकर 10 सवाल डिस्कस किए हैं, और आप लोगों को पता ही है समय जो है वो हो चुका है 7:06। और आप लोगों को पता है कि सर 8 बजे क्या करने वाले हैं? लाइव क्विज खेलने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक बेटा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है उसको ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता है, पहली बात। और वहां से आप लाइव क्विज को देख सकते हैं, उसका फायदा उठाओ। बहुत बढ़िया बढ़िया दासू सवाल रखे हैं उसके अंदर, बहुत ही उम्दा सवाल। साइंस के सवाल भी हैं, पॉलिटिकल के भी हैं, हिस्ट्री के भी हैं, ज्योग्राफी के भी हैं। ठीक है, तो देखते हैं आपके अंदर कितना आप ज्ञान से भरे हुए हो और कितना पैसा आप जीत पाते हैं हमारे से, क्योंकि हमने तो अपना जो भंडार है वो खोल रखा है, नाथी का बाड़ा बना रखा है। क्या बना रखा है? नाथी का, ये बहुत चर्चा में है ना, नाथी का बाड़ा बना रखा है। तो आओ और लेकर जाओ, और अपनी मेहनत पर, किस पर? अपनी मेहनत पर आपको सब कुछ यहां पर मिलेगा। तो देखते हैं कौन कितना क्या जीत पाता है। उसूलों पे जहां आंच आए वहां टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। क्या बात लिखी है, अपने विद्यार्थी हैं NKG शेखावाटी, बहुत बढ़िया भाई, शानदार। तो आज रात की इनामी प्रतियोगिता के लिए सभी लोग क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ, जुट जाओ यार। और 7:15 बजे फिर आपको मिलूंगा अगली
लाइव क्विज के साथ। प्रतियोगिता का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपकी जो चैट बॉक्स है उसके अंदर आ चुका है। यहां से आप डायरेक्ट कहां जा सकते हो, क्विज के ऊपर जा सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले 8:15 बजे। आज के लिए अपन ने ये 10 सवाल जलवायु के चैप्टर से संबंधित डिस्कस किए। कल फिर 6 बजे फिक्स पहुंचूंगा। ठीक है, चलो आज मैं लेट हो गया था, दो टेक्निकल कमियों की वजह से लेट हो जाता हूं यार, हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल फिर हम मिलेंगे 6 बजे से, और अभी तो फिर मिलूंगा तुम्हारे को 8:15 बजे। वाह सर, नाथी का बाड़ा। हाँ, क्योंकि ये चर्चा में है ना, क्योंकि हमने भी इसको क्या नाम दे दिया, नाथी का बाड़ा, कि आओ और लेकर जाओ। नाथी का बाड़ा क्या था, वो सबकी मदद करती थी नाथी बाई, तो यहां भी सबकी मदद की जा रही है, ज्ञान देकर, शिक्षित करके, और आप लोगों को धन जितवा कर। देखते हैं कौन कितना जीत पाता है। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं 8:15 बजे। सभी लोग तैयार रहना। नमस्कार।